नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का टॉपिक डिसऑर्डर। देखिए जो डिसऑर्डर है ये हमारा एक मेंटल डिसेबिलिटी है। मेंटल डिसेबिलिटी मतलब हमारा जो डेली रूटीन का वर्क होता है, जो हमारी इफिशियंसी, जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो घट जाती है इस डिसेबिलिटी की वजह से। यानी एक जो डिसऑर्डर है एक विकार है जो कि दिमागी रूप से होता है। जिस भी बच्चे में या फिर वयस्क व्यक्ति में अगर ये डिसऑर्डर पाया जाता है तो उसकी जो अपनी डेली लाइफ की जो परफॉर्मेंसेस हैं उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। 5 डिसऑर्डर है आपके। पहला है आपका एडीएचडी, दूसरा है आपका एसपीडी, तीसरा है एएसडी, चौथा है आपका ओडीडी और पांचवा है आपका ओसीडी। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एडीएचडी। ये एडीएचडी आखिर है क्या? ये एडीएचडी क्या है? एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका जो वर्ड है इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, डेफिसिट का मतलब होता है कमी या घाटा, और हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है ज्यादा गतिविधि करना, एक साथ ज्यादा एक्टिविटी में इंवॉल्व होना, और डिसऑर्डर का मतलब होता है विकार। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी एक जगह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है या कोई बच्चा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और वो हाइपर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, इधर उधर चंचलता है उसकी, कभी यहां कभी वहां, उद्दंडी टाइप का उसका व्यवहार हो चुका है, तो वो आपका एडीएचडी में काउंट किया जाएगा। जहां बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते क्योंकि उनका ध्यान एक जगह नहीं रुकता है। वो या तो फालतू की बातें करेंगे, ज्यादा बातें करेंगे, या फिर ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, इधर उधर उछल कूद करने में उनका ध्यान रहेगा, यानी उनका माइंड पर जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। मैं आपको बता दूं इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज के बारे में बात करें तो देखिए जो कॉजेज हैं, सबसे पहला कॉज आता है जेनेटिक। और ये जो जेनेटिक कॉज है, ये जेनेटिक फैक्टर आपका सभी प्रकार के डिसऑर्डर में आएगा, क्योंकि एक जेनेटिक कॉज ऐसा है, अगर किसी बच्चे के माँ बाप में, पेरेंट्स में कोई विकार ऐसा पहले से है तो वो जीन्स में आगे फॉरवर्ड हो जाता है। उनकी जो न्यू जनरेशन आने वाली है उसमें वो डिलीवर हो जाता है। चाहे क्वालिटीज हो चाहे डिसक्वालिटीज हो, दोनों ही चीजें आपकी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाती हैं। तो अगर फैमिली में कोई ऐसा रहा है, जेनेटिकली इस चीज से पीड़ित रहा है, तो आगे बच्चे भी उससे ग्रसित हो सकते हैं। दूसरा आता है आपका ब्रेन इंजरी। अगर बर्थ से पहले या फिर बर्थ के बाद, यानी अगर गर्भ में, मां के गर्भ में अगर किसी बच्चे को कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है किसी वजह से, या फिर जन्म होने के बाद उसको कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ऐसी विकार उसके शरीर में आ सकती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट का मतलब होता है, यानी बच्चे का जो औसतन वजन होना चाहिए जन्म के टाइम पर, वो उससे कम होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसके पेरेंट्स हैं, यानी जो उसकी माँ है, उसको ठीक से डाइट नहीं मिली है, उसको ठीक से खान पान नहीं मिल पाया है। यानी अगर मल न्यूट्रिशन हुआ है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि उसकी जो संतान है उस संतान में वो कुछ ना कुछ बीमारी लेकर के आएगा। अगर ठीक से खान पान होता तो बच्चे का पोषण भी ठीक से होता और बच्चा एक हेल्दी वेट के साथ पैदा होता। तो ये भी एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट है आपका ब्रेन डिजीज, या फिर ट्रॉमा जैसी ऐसी कोई डिजीज आपके ब्रेन में हो चुकी है तो उसकी वजह से भी एडीएचडी हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी इनडिसिप्लिन फैमिली। अगर फैमिली में ही डिसिप्लिन नहीं है तो बच्चे में कहां से डिसिप्लिन आएगा, उसमें भी फिर ये एडीएचडी वाली कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका एसपीडी। एसपीडी का मतलब है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेंस है, जो इंद्रियां है, 5 सेंस होती हैं। 5 सेंस मतलब कान से हम सुन पाते हैं, आंख से हम देख पाते हैं, नाक से हम सूंघ पाते हैं, जीभ से हम टेस्ट ले पाते हैं, और स्किन से हम टच करके महसूस कर पाते हैं, किसी चीज की आकृति के बारे में जानकारी लगा पाते हैं। इन 5 सेंसेस की वजह से ही हम जो अपना आसपास की सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, जो भी हमें जानकारी मिलती है, इन सेंसेस से मिलती है। इस वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी हमें इन सेंस के थ्रू ही मिल पाती है। अगर इन सेंसेस से आने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करने में और रेस्पॉन्ड करने में
कठिनाई हो रही है, हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम एसपीडी में काउंट करेंगे। ठीक है, ये इसके लक्षण मैं आपको बताता हूँ। सिम्टम्स यानी इसमें व्यक्ति एक फोबिया में रहता है और वो सेंस से काम नहीं ले पाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का हाथ आग में अगर चला जाए तो आग में उसका हाथ अगर जल भी रहा है तो उसकी सेंस उसको इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है, माइंड तक नहीं ठीक से डिलीवर कर पाती है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो उसका हाथ जल सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। इस तरह का जो व्यक्ति एक तनाव से में रहता है, उस तनाव की वजह से वो अपना जो नाखून होता है ना, इसके आसपास की जो स्किन होती है, इसको चबाता रहेगा, सोचेगा कि वो तनाव मुक्त हो गया, लेकिन वो तनाव मुक्त नहीं हो पाता है। इसके कॉजेज के बारे में बात करते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से होता है। जो एसपीडी है इसके होने की जो वजह है, एक तो जेनेटिक है, जेनेटिक सभी में आता है, अगर पेरेंट्स में ये है पहले से तो वो बच्चों में आ सकता है। नेक्स्ट है इसका लो बर्थ वेट, अगर कुपोषण का शिकार रहा है बच्चा, जन्म लेने से पहले उसकी माँ को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है, तो उसकी वजह से भी उसकी जो बॉडी की फॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसका दिमाग ठीक से नहीं बन पाएगा, विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मैं आपको बता दूं। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है अगर आपके आसपास का एनवायरमेंट खराब है, आपकी सेंस पर नेगेटिव इफेक्ट डाला है, यानी आपके आसपास इतना शोर शराबा है, इतनी ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे सुनने की क्षमता पर इफेक्ट पड़ सकता है। कहीं ज्यादा तेज प्रकाश है, रोशनी की काम हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो वर्क हो रहे हैं, उससे हमारी आंखों पर असर पड़ सकता है। इसी तरीके से बाकी की सेंसेस पर भी हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये समस्या उस बच्चे को या उस व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका ASD। ASD का मतलब है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या फिर उसका बिहेवियर रिपीटेड है, या फिर वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है। सिम्टम्स में आपको बता देता हूँ। ऐसा जो व्यक्ति होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो ज्यादा बात नहीं करते हैं और लोगों से, क्योंकि वो आई कांटेक्ट तक नहीं कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ में। अगर उनसे कोई बार बार कोई बात बोले तो उनको वो बुरा मान जाते हैं उनकी इस बात का। इसका मतलब ये है कि वो अपनी हेल्प भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ASD का शिकार होते हैं। इसके कॉजेज के बारे में आपको बता देता हूं। जो इसके कॉजेज हैं, मेनली कॉज इसका होता है जेनेटिक। देखिए अगर जीन्स में पहले से अगर किसी को ये प्रॉब्लम रही है तो वो आने वाली न्यू जनरेशन में हो सकती है। नेक्स्ट हो जाता है इसका एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर हमारा आसपास का जो एनवायरमेंट है वो ठीक नहीं है, उससे हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। यानी मैं आपको बताऊं जैसे कि अगर ऐसे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर वो देखते हैं अपने आसपास का जो एरिया है, जो उनका जो माहौल जो उनको मिल रहा है, उस माहौल में कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही है तो उसका उनको ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका ODD। ODD का मतलब है ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि इसके वर्ड्स को पकड़िए आप। ऑपोजिशनल का मतलब होता है विरोधी और डिफरेंट का मतलब होता है उद्दंडी। यानी उद्दंडी मतलब जो बहुत ज्यादा उधम मचाता हो, यानी नटखट नहीं कह सकते हम इसको, उससे ऊपर बागी टाइप का, विघटनकारी। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव यानी विघटनकारी। इस प्रकार की अगर उसकी प्रवृत्ति, उसकी सोच है, उसकी मानसिकता आपको नजर आती है तो वो ODD का शिकार हो सकता है। इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूं। इसके लक्षणों में यह आता है कि जो बच्चा अगर अपने से बड़े लोगों की आज्ञा नहीं मानता, उनकी बात नहीं सुनता, उनको पलट के जवाब देता है, उनकी किसी भी बात को वो एक बदले के रूप में ले लेता है, यानी बदला लेने की भावना उसके अंदर है, एक रिबेल यानी बागी की भावना उसके अंदर है। इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जा रही है, वो अपने पेरेंट्स को पलट के जवाब दे रहा है, अपने से बड़े लोगों को जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब वो ODD का शिकार है। ठीक है, ODD उसके अंदर है। इसके कॉजेज में आपको बताया था। इसका जो मेन कॉज तो जेनेटिक है। देखिए जेनेटिक, अगर माँ बाप में पहले से ऐसी प्रकार की इस तरह का व्यवहार रहा है, पहले से उनके जीन्स में है, तो वो बच्चे के अंदर आएगा। दूसरा आता है उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर उसका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है तो मनोवैज्ञानिक रूप से अगर वो किसी बात से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है या परेशान है तो उसकी वजह से वो ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट आता है उसका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में अगर आसपास का समाज ही ऐसा है, जैसे वो समाज में रहेगा तो वैसे उसका पलट के जवाब देगा, वैसा वो व्यवहार करेगा, ये भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। और नेक्स्ट होता है फिजिकली। फिजिकल फैक्टर का मतलब है यानी अगर किसी को तुमने ज्यादा टॉर्चर किया है, किसी बच्चे को आप ज्यादा मारपीट कर रहे हैं, तो वो फिर
एक सीमा होती है हर चीज के सहने की ना, उसके बाद वो पलट कर जवाब तो देगा ही देगा। तो इस तरीके से इसके ये कॉजेज हो सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका ओसीडी। ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी अनियंत्रित जुनूनी विकार हम इसको बोल सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति के माइंड में कोई एक थॉट बार बार आ रहा है और उस थॉट के अकॉर्डिंग, उस विचार के अकॉर्डिंग बार बार वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब वो ओसीडी से ग्रसित है। मैं आपको सिम्टम्स बताता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके हाथों पर जर्म्स लगे हुए हैं, कीटाणु लगे हुए हैं, तो बार बार जाएगा हाथ धोएगा, वॉश करके आएगा हाथों को ना, बार बार हैंड वॉश करेगा वो। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ये विचार उसके दिमाग में बार बार आ रहा है, इसलिए वो ये काम कर रहा है। सपोज दैट किसी के दिमाग में ये है कि दरवाजा तुम्हारा खुला रह गया है गेट का, और ये विचार उसके दिमाग में बार बार जाएगा, दरवाजा चेक करके आएगा, दरवाजा बंद करके आएगा, दरवाजा बंद मिलेगा फिर से आ जाएगा, फिर से उसको विचार आया कि दरवाजा खुला रह गया है, वो फिर जाएगा, फिर देख करके आएगा, फिर से वापस आ जाएगा। इस प्रकार के अगर सिम्टम्स है, कोई रिपीटेड व्यवहार हो रहा है, अनियंत्रित है, यानी वो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो ओसीडी से ग्रसित है। इसके मैं आपको कॉजेज बता देता हूं। कॉजेज क्या हो सकते हैं? कॉजेज, इसका जो मेन कॉज है वो है कि एक हार्मोन होता है, उसको हम हार्मोन बोल सकते हैं। एक सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, जो हम जब खाना खाते हैं उस टाइम पर वो हमारी पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम के दौरान वो पैदा होता है। तो ये जो हार्मोन होता है, ये हमारे जो नर्व सेल्स हैं इनको इंफॉर्मेशन देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इंफॉर्मेशन ये पहुंचाता है। तो ये अगर इसकी कमी हो जाती है किसी वजह से, तो उससे क्या होता है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव युक्त होता है, चिंतित होते हैं, किसी चीज को लेकर के डर, एक फोबिया टाइप का हमारे अंदर पैदा हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको एक बताया हार्मोन, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा अगर डिप्रेशन में है कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तो भी वो इस तरीके की गतिविधि करेगा। या फिर अगर वो स्ट्रेस में है, ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, फेस कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उसके ऊपर, किसी भी चीज का हो सकता है स्ट्रेस, तो भी उसका जो गतिविधि है वो अनियंत्रित हो सकती है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो अडल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 5 डिसऑर्डर यहाँ पर आपने पढ़े हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हम आने वाले न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट एजुकेशन क्लास में। ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आपको फिर से मिलने वाला हूं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।